बहनों, अपन कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर 6 पढ़ रहे थे वाणिज्य, नगर और शिल्पीजन। देखिए अब हम पढ़ेंगे, हमने कल पढ़ा था सूरत के बारे में, इसके बारे में हम्पी के बारे में पढ़ा था इससे पहले। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं नए नगर और व्यापारी। नए नगर और व्यापारी कौन कौन थे? देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश, आप सभी को पता है अंग्रेज हमारे यहाँ किस लिए आए थे? मसालों के लिए और कपड़ों के लिए आए थे। सामान्यतः मसाले, क्योंकि उनके यहाँ बर्फ़ बहुत गिरती थी और वे किसी भी तरह से खाने की जो चीज़ें उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए मसालों की खोज में आए थे, जैसे ही उनको पता चला। देखिए आपको कह रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसाले और कपड़े की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप के पश्चिमी एशिया और दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। आप सभी को पता होगा हमारे भारत, आप पुराना कितना भी इतिहास पढ़ लेंगे तो वहाँ लिखा जाता है कि जो हम निर्यात जिन चीज़ों का करते थे या हमारे यहाँ से जो लोग ले जाने के लिए आतुर रहते थे, वह थे हमारे लिए मसाले, कपड़े और रत्न। आगे देखिए ये कह रहा है जो यूरोप और पश्चिमी एशिया में दोनों जगह लोकप्रिय थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए, वाणिज्यिक गतिविधि यानी कि व्यापार के लिए विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। आप सभी को पता होना चाहिए, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 1600 में करीबन ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। प्रारंभ में तो वह मुल्ला अब्दुल गफ्फार और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी, जिनके पास बड़ी संख्या में क्या थे भाई? जहाज। हमें पता है कि पुराने ज़माने में जो व्यापार है वह समुद्र के रास्ते से किया जाता था, क्योंकि उस समय एरोप्लेन या हम कह सकते हैं हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और व्यापारी और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी ली। और आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजों ने हमारा कितना शोषण किया। अतः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हुए हैं। आपने सुना होगा अपने घर पे या अपने घर में किसी बड़ों में कि अंग्रेजों के राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था, यानी कि लगभग पूरे विश्व के किसी न किसी कोने में उनका क्या था? अधिकार था, यानी कि वे राज कर रहे थे। हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं। ये कह रहा वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग तेजी आ जाने के कारण अधिक लोग कताई, बुनाई और ढुलाई और रंगाई का जो है धंधा अपना लिया। आप अगर पढ़ेंगे इतिहास में तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले सूती वस्त्र की जो है मिलें खुली थी। देखिए हमारे यहाँ जो कपड़ा होता था उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत उच्च थी, इसीलिए ये लोग हमारे यहाँ से जो है कपड़ा ले जाते थे और वहाँ पर बनाकर हम ही को बेचते थे। तो देखिए यहाँ पर कारीगर, अगर आप बुनाई कर, आप सभी को पता होगा जितने भी यूरोप या ठंडे प्रदेश है वहाँ पर कपड़ों में कलर भी बहुत कम पाया जाता है, डार्क कलर पाया जाता है, और हमारे यहाँ न जाने कितने कलर हैं। और नील की खेती, यानी कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें जिनकी क्वालिटी बहुत उच्च थी, इसीलिए ये लोग हमारे यहाँ से ये सब चीज़ें ले जाते थे। तो देखिए लोगों ने भी क्या काम करना शुरू कर दिया? कताई का, बुनाई का, ढुलाई का, रंगाई का ये धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के देखो रूप रंग, आप सभी को पता कलर बहुत है हमारे पास, और डिज़ाइन भी बहुत है, अधिक परिष्कृत होते थे, यानी कि बहुत ही अच्छे होते थे। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी, क्योंकि अंग्रेज उनको बाउंड कर देते थे कि हमारे लिए ही काम करोगे और इतना ही काम करोगे। शिल्पीजन पेशगी, देखो पेशगी का मतलब होता है एडवांस। आप किसी से एडवांस ले लेते हो ना काम करने के लिए, उसको कहते हैं पेशगी। पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। इसका अर्थ ये था कि इन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली, पेशगी ले ली का मतलब एडवांस। अब आप किसी से काम करने के लिए पहले ही एडवांस ले लोगे तो आपको वो उसके लिए ही कार्य करना पड़ेगा। ये कह रहा उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने एडवांस दे दिया और उनको कहा कि आप सिर्फ हमारे लिए ही काम करोगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बेचोगे। तो उनकी स्वतंत्रता कम हो गई ना, कि वे अपनी मर्जी से और अपना कपड़ा नहीं बेच पा रहे थे। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े ही उन्हीं की मांग के अनुसार ही बनाने पड़ते, यानी वे अपनी मर्जी से भी नहीं बना सकते थे। 18वीं शताब्दी में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ। आपको भी पता होगा आज भी ये सब मेट्रो सिटीज़ के अंदर आती हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि समुद्र जहाँ जहाँ लगता था वे वहाँ सामान्यतः विकास हुआ या नगर बने। जो आज प्रमुख महानगर है हमारे यहाँ मेट्रो सिटी है मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और बेंगलोर।
ये कह रहा है शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। अब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन यानी कि हम लोग यानी देसी, ब्लैक यानी गोरे और काले, है ना, तो हमें अंग्रेज ब्लैक समझते थे, इसलिए ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देखो देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया गया, यानी कि आप यहीं रहेंगे और हमारे ऑर्डर से ही काम करेंगे। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास के फोर्ट सेंट जॉन और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स में शानदार कोठियों में क्या क्या अपने निवास, आप कलकत्ता भी चले जाइए, बड़े बड़े हॉल और ये सब बने हैं अंग्रेजों के ठहरने के लिए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी कि अगले वर्ष यानी कि क्लास 8th में। अब देखिए हमारे पास है वास्को डी गामा, सभी ने नाम सुना होगा इसका, कई गानों में भी इसका नाम आता है। क्रिस्टोफर और कोलंबस का भी नाम आता है, एक जगह भी है कोलंबस। ये कह रहा 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए, यानी कि देखिए इन लोगों ने जो समुद्री मार्ग खोजा उससे हमें बहुत फायदा हुआ व्यापार करने में। ये कह रहा उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त, देखो मैंने आपको पहले ही कहा सबसे अहम मुद्दा था अंग्रेजों का हमारे यहाँ आने के लिए मसाले और सूती वस्त्र प्राप्त करने का। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उनमें फूट डाली जा सकती है और राज किया जा सकता है, तो वो धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर राज कर लिया था। खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा प्रेरित थी। पुर्तगालिन देखो नाविक वास्को डी गामा, हम कहते हैं ना उसने भारत की खोज की थी या भारत पहुंचा था। ये कह रहा है वास्को डी गामा अटलांटिका महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैंप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर, आप सभी को पता होगा हिंद महासागर कहाँ है, भारत की निचली तरफ, हिंद महासागर को पार करके कहाँ पहुंचा था, भारत। अगर आपसे पूछ ले भारत की खोज किसने की थी नाविक के हिसाब से, तो वास्को डी गामा ने। ये कह रहा उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में यानी कि 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उनके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। देखो 170 यात्रियों में से कितने जीवित बचे, केवल 54 ही। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले और या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी थे। किस लिए लाभकारी थे भाई, व्यापार के लिए सिद्ध हुए। और उसके बाद वे अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविक ने भी इनका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। अनुसरण यानी कि इनके पीछे पीछे गए कि भाई हम भी ये मार्ग खोजेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। देखिए भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला, उसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिका महासागर को पार करके पश्चिम की और यात्रा करने का निश्चय किया। ऐसा उसने क्यों सोचा, क्योंकि उसने कहा भी पृथ्वी गोल है, चाहे मैं इधर से जाऊं या मैं इधर से जाऊं पहुंच जाऊंगा। ये कह रहा उनका सोचना था क्योंकि पृथ्वी गोल है इसीलिए वह पश्चिम की ओर से भी क्या गएगा, भारत पहुंचेगा। और वह 1492 में वेस्ट इंडीज तट पर पहुंचा और इसीलिए उसको वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। ये कह रहा उसके पीछे स्पेन, पुर्तगालिन नाविक और विजेता भी वहाँ आते जाते। देखिए अगर कोई एक जना मार्ग खोज देगा तो क्या होगा, बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। आप भी आज देखते हो अगर किसी से रास्ता पूछते हो, आप पूछे यहाँ से पहुँच सकता हूँ मैं, शॉर्टकट है ये, तो लोग भी उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। एक ही जगह पे जाने के अनेक रास्ते होते हैं। नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहते थे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका में बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर इन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को क्या कर दिया, नष्ट। तभी तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, राज्य किया। आज आप सभी को ये अपना चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है और आज आप सभी को इस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं सभी को। धन्यवाद।